नवीन औद्योगिक नीति का विवरण दें अथवा भारत के औद्योगिक विकास और विकेंद्रीकरण पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उदारीकरण की नीतियों के प्रभाव की समीक्षा करें। इस प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। नवीन औद्योगिक नीति इस नीति की शुरुआत 1985 के तकनीकी अपग्रेडेशन सुधार की घोषणा से होती है। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह घोषणा बजट सत्र के दौरान किया गया था। इसमें पहली बार विदेशी पूंजी और तकनीक की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत आयातित तकनीकी की मदद से भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा क्षमता में वृद्धि लाना था। इसी नीति को अधिक व्यापक बनाने हेतु प्रथमतः 1990 ईस्वी में और पुनः 1991 ईस्वी में राष्ट्रीय औद्योगिक नीतियों की घोषणा की गई। 1991 की औद्योगिक नीति में स्पष्ट रूप से उदारीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसी के साथ प्रवासी भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में निवेश का अवसर दिया गया। 1990 के उपरूप भारत की औद्योगिक संरचना में सार्वजनिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में कई प्रकार की समस्याएं हो गई थी। प्रथमतः वे घाटे में चल रही थी। ट्रेड यूनियन सक्रिय हो चुका था और उनकी पुरानी तकनीकी के कारण उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हो गई थी। इसकी तरफ पूर्वी यूरोप और तत्कालीन सोवियत संघ में आर्थिक सुधार प्रारंभ हो चुका था। इन देशों में उदारीकरण और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती भूमिका के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा। 1990-91 की औद्योगिक नीतियाँ इसी परिवर्तन का प्रभाव था। 1991 की औद्योगिक नीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश था। अप्रवासी भारतीय तकनीकी के बिना भी भारत में निवेश कर सकता है। 5 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनी राष्ट्रीय निजी क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में निवेश करेगा उसे कर में छूट दी जाएगी और 20 करोड़ तक के निवेश में पूर्ण छूट का प्रावधान था। खासकर बिक्री कर और उत्पाद कर में प्रारंभिक कुछ वर्षों में यह छूट विभिन्न राज्यों में अलग अलग दिए गए। अधिकतर राज्यों में यह 3 वर्षों के लिए था, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में यह छूट शुक्ला आयोग के अनुशंसा पर 7 वर्षों के लिए दिया गया। महानगरों से 40 किलोमीटर की त्रिज्या के अंतर्गत 20 करोड़ से अधिक लागत की किसी भी उद्योग को लगाने की छूट नहीं दी गई। इकाई स्पष्टतः 2 उद्योग थे। प्रथमतः महानगरीय क्षेत्रों की प्रदूषण और पारिस्थितिक असंतुलन से बचाना तथा दूसरा उद्योगों का विकेंद्रीकरण। लघु उद्योगों को विकास हेतु विशेष प्रोत्साहन जैसे लघु उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के लिए अलग मंत्रालय का गठन तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपए के एक विशेष कोष का निर्माण। पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पर्यावरण मूल्यांकन की नीति अपनाई गई, अर्थात वे सभी उद्योग जिसकी लागत 20 करोड़ या उससे अधिक था उसे पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कराना आवश्यक था। इन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में भारत में औद्योगिकरण का नवीन दौर प्रारंभ हुआ और समय समय पर राष्ट्रीय औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन किए जाते रहे हैं। अंतिम महत्वपूर्ण संशोधन 1999-2000 वित्तीय वर्ष में औद्योगिक विकास को त्वरित करने के उद्देश्य से किया गया है। नवीन संशोधन के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। उत्पाद कर को अधिक व्यावहारिक बनाया गया है, अर्थात किसी भी औद्योगिक वस्तु का उत्पाद कर 3 से 11% के बीच रखा गया है, जबकि पूर्व में ये कई महत्वपूर्ण रासायनिक उत्पाद पर 20% से भी अधिक था। आयात कर को भी व्यावहारिक बनाया गया है, जैसे आयातित चीनी पर आयात शुल्क 5% से बढ़ाकर 20% किया गया है। इससे भारत के आंतरिक चीनी उद्योग को प्रोत्साहन मिला है। स्क्रैप आयरन के आयात कर में 24% की कमी लाई गई है। इससे इसके आयात में वृद्धि होगी और इसका लाभ भारत के लघु इस्पात उद्योग को मिलेगा, क्योंकि वे इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कई औद्योगिक पदार्थों के डंपिंग और गैर कानूनी घोषित किया गया है। ऐसे पदार्थों में चीनी, जूट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स विशेष रूप से आते हैं। टैक्स होल्डिंग अर्थात कर की छूट, यह छूट मुख्य रूप से औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में उत्पाद कर, बिक्री कर और परिवहन के क्षेत्र में दी गई है। तकनीकी सुधार के कोष TUF के उपयोग के लिए अधिक से अधिक उद्योगों को सम्मिलित करना। वैसे पदार्थों के आयात पर कम से कम 5% अतिरिक्त आयात कर लगाना जिनके आयात से भारत के घरेलू और छोटे उद्योग प्रभावित होते हैं। पिछले प्रदेशों में उद्योग लगाने वाले को पावर ट्रांसमिशन होल्डिंग्स की सुविधा।
सड़क विकास कार्यक्रम को औद्योगिक विकास नीति के अंतर्गत रखना इसे एक संरचनात्मक उद्योग माना गया है। टेक्नोलॉजी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जैसे विशिष्ट औद्योगिक इकाइयों की स्थापना का प्रस्ताव से इकाइयाँ निर्यातोन्मुखी होंगी, अर्थात इनका मूल उद्देश्य वैसे औद्योगिक पदार्थों का उत्पादन है जिसका निर्यात किया जा सके। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, इसके लिए FIIA तथा PMU का गठन। FIIA फॉरेन इन्वेस्टमेंट इम्प्लीमेंटेशन, PMU प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट सिर्फ उन्हीं उद्योगों के लिए होगा जहां विदेशी निवेश की सभी 100 करोड़ या उससे अधिक है। 5 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इससे निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन मिला है। विनिवेश की नीति को भी प्रोत्साहित किया गया है और इसी नीति के अंतर्गत विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया है। दूसरा मूल उद्देश्य है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश। वर्तमान समय में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन जैसी बड़ी सार्वजनिक इकाइयों में भी विनिवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वस्तुतः विनिवेश की नीति 1992 से अपनाई गई, लेकिन इस नवीन नीति के अंतर्गत 2001-2002 वित्तीय वर्ष में 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी का लक्ष्य है। सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे राज्य की आवश्यकताओं और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपने अपने राज्यों के लिए औद्योगिक नीति की घोषणा करें। प्रायः सभी राज्यों ने 3 वर्षीय औद्योगिक नीति की घोषणा की है। नवीन औद्योगिक नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल गुड्स, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, चमड़े का सामान, तैयार वस्त्र जैसे उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक महत्व देने की नीति अपनाई गई है। अतः ऊपर यह तथ्य से स्पष्ट है कि भारत की नवीन औद्योगिक नीति का मूल उद्देश्य औद्योगिक विकेंद्रीकरण, गुणात्मक सुधार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय औद्योगिक उत्पाद की प्रतिस्पर्धात्मक बनाना तथा निर्यात में वृद्धि लाना है। भारत के औद्योगिक विकास में उदारीकरण, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। 1990 के दशक में WTO के गठन का प्रभाव विश्वव्यापी था। रुग्वे राउंड टेबल वार्ता के अंतिम दौर के समापन के साथ ही विश्व अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण की प्रवृत्ति प्रारंभ हुई। पूर्वी यूरोप तथा तत्कालिक सोवियत यूनियन में ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका की नीति के कारण भी भूमंडलीकरण को विश्वव्यापी मान्यता मिली। भारत जैसे विकासशील देश पर भी इस नीति का प्रभाव पड़ा। भारत द्वारा भी बदले परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम 1990 ईस्वी में और पुनः 1991 में भूमंडलीकरण के परिप्रेक्ष्य में नवीन औद्योगिक नीतियों की घोषणा की। समय समय पर भी इसमें परिवर्तन भी किया जाता रहा। अंतिम महत्वपूर्ण परिवर्तन 1999-2000 वित्तीय वर्ष में किया गया है, जिसके अनुसार मात्र 5 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को निजीकरण के क्षेत्र में लाया गया है। पुनः 1990 ईस्वी में ही निजी क्षेत्र को 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है भारतीय कंपनियां, दूसरा है अनिवासी भारतीयों का निवेश तथा तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। 1990 की औद्योगिक नीति निर्धारण के समय यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय उद्योग के भूमंडलीकरण प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समाप्त हो चुकी है। वे नवीन तकनीक से दूर थे, उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा था। भारत में आंतरिक पूंजी और तकनीक की कमी थी। इन 3 समस्याओं के समाधान के बिना भारत में औद्योगिक विकेंद्रीकरण, औद्योगिक विकास तथा द्वितीयक रोजगार सुविधाओं का लगभग शिथिल होता जा रहा था। भारत के सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पाद की वृद्धि क्रमशः धीमी होती जा रही थी। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगातार असंतुलन होकर घाटे का व्यापार बनता जा रहा था। भारत के अंतर्राष्ट्रीय ऋण जाल में फंसने की संभावना बढ़ गई थी। इन्हीं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसे औद्योगिक नीति की जरूरत थी जो भारतीय उद्योगों का आधुनिकीकरण कर सके, रोजगार सुविधाओं का विकास कर सकें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि ला सके, पिछड़े प्रदेशों का विकास कर सके और भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में आवश्यक परिवर्तन ला सके। इन्हीं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में भारत की नवीन औद्योगिक नीतियों का आगमन हुआ, जिसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, औद्योगिक विकास के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई गई है, अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका में वृद्धि की गई है और इसके अंतर्गत वैसे अप्रवासी भारतीय को भी सम्मिलित किया गया है जो भारत में निवेश की इच्छा रखते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की प्रवृत्ति। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की शुरुआत 1991 ईस्वी में होती है। वस्तुतः 1991 की औद्योगिक नीति के आगमन के बाद विदेशी कंपनियों का निवेश प्रारंभ हो सका है। नीचे के तालिका की मदद से विदेशी निवेश की प्रवृत्तियों को समझा जा सकता है। वर्ष, नंबर ऑफ FDI, संभावित राशि, वास्तविक राशि करोड़ में। 1991 289, 534, 391। 1995 1355, 32,070, 6,820। 1998 1,191, 30,810, 13,340। इस तालिका से 2 तथ्य स्पष्ट होते हैं। प्रथमतः प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल इकाई और वास्तविक निवेश में लगातार वृद्धि हुई है
और इनका तथ्य यह है कि जितनी राशि के निवेश का समझौता होता है उसका मात्र 20 से 25% ही निवेश किया जाता है। अर्थात समझौते की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद समझौते की राशि वास्तविक निवेश की राशि में भारी अंतर है। इसका मूल कारण संभवतः भारत की आंतरिक राजनीतिक, प्रशासनिक, कानून व्यवस्था तथा वित्तीय और बैंकिंग व्यवस्था द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश हेतु पूर्णतः अनुकूल वातावरण का न बनाना है। वस्तुतः भारत में आने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों को उसके स्रोत की दृष्टि से देखें तो भारत में सर्वाधिक निवेश मॉरिशस का है। इसके बाद क्रमशः यूएसए, जापान, यूके, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जर्मनी, इटली की कंपनियां। लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि लगभग 1/4 वास्तविक निवेश सिर्फ मॉरिशस से होता है, जहां अप्रवासी भारतीयों की कंपनियों की प्रधानता है। पश्चिम देश और मुख्यतः कनाडा, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और बेल्जियम, स्विट्जरलैंड जैसे देशों की कंपनियों द्वारा अभिरुचि का दिखाए जाने के कारण भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की भूमंडलीकरण प्रयास को धक्का लगा है। अर्थात भारत का औद्योगिक विकास आसान रूप नहीं हो पा रहा है। पुनः भारत में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को 5 वर्गों में बांट रखा जा सकता है। प्रत्यक्ष निवेश के प्रमुख क्षेत्र, कुल निवेश की राशि का 4% 1991 से लेकर के 1998 तक। आधारभूत एवं संरचनात्मक उद्योग 57.7%। दूसरा कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी 10.0%। उपभोक्ता की वस्तुएं 12.9%। सेवा की वस्तुएं 9.8%। अन्य 8.8%। भारत में विदेशी निवेश के एक मूल समस्या यह है कि हमारा निवेश भारी उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, पोत निर्माण उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, भारी इंजीनियरिंग उद्योग, भारी रसायन उद्योग जैसे क्षेत्रों में सीमित है। जब तक इन आधारभूत भारी उद्योगों में निवेश नहीं होता है तब तक भारत के औद्योगिकरण की प्रगति पूर्णतः प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हो सकती है। विदेशी कंपनियों के निवेश प्रारूप को देखें तो स्पष्ट होता है कि अमेरिकी पूंजी का अधिकांश निवेश रासायनिक उद्योग और उपभोक्ता की वस्तुओं में हुआ है। मॉरिशस की पूंजी का उपयोग मुख्यतः संरचनात्मक क्षेत्रों में हुआ है। जापानी पूंजी का निवेश ऑटो वन, मोबाइल, परिवहन और सॉफ्टवेयर में हुआ है। सिंगापुर का निवेश परिवहन, दक्षिण कोरिया ऑटोमोबाइल तथा जर्मनी का निवेश औषधि एवं रासायनिक उद्योग में हुआ है। इस तालिका से यह भी स्पष्ट हुआ है कि भारत के परंपरागत आधारभूत उद्योग जैसे सूती वस्त्र, जूट वस्त्र और चीनी उद्योग विदेशी पूंजी और उदारीकरण की नीतियों से अभी तक लाभान्वित नहीं हो पाई है। इन उद्योगों को लाभ पहुंचाए बिना भी भारत जैसे विकासशील देश में औद्योगिकरण का वातावरण नहीं बनाया जा सकता है। विनिवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजना तक सार्वजनिक उद्योगों के विकास पर बल डाला गया था। 1991 ईस्वी में 5 सार्वजनिक कंपनियां थीं जो 1992 में 545 हो चुकी थी। इन इकाइयों के सामने 3 महत्वपूर्ण समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। अधिकतर इकाइयां घाटे में चल रही थी, उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट रहे थे। ट्रेड यूनियन का बढ़ता प्रभाव, जिसके कारण अनेक इकाइयों में आंतरिक श्रमिकों की समस्या की एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और सेल जैसे वृद्धि इकाइयों में है। इस समस्या के समाधान हेतु कई नीतियों में से विनिवेश की नीति प्रमुख है। इसके लिए अलग मंत्रालय का भी गठन किया गया है। विनिवेश की नीति के माध्यम से सार्वजनिक पूंजी या सार्वजनिक लागत को निजी क्षेत्र में बेचना है या हस्तांतरण करना है। इसमें निजी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अतिरिक्त कारखानों में कार्यरत श्रमिक, प्रबंध विशेषज्ञ और वित्तीय संस्थाओं को भी शेयर खरीदने का अधिकार दिया गया है। नीचे की तालिका में विनिवेश प्रवृत्ति को दिखाया गया है। वर्ष लक्ष्य करोड़ रुपए में सब्दी 1992 2500 3038 करोड़ रुपए, 1995 4000 4883 करोड़ रुपए, 1998 4800 90.2 करोड़ रुपए, 2001-2002 20,000। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विनिवेश प्रक्रिया को पर्याप्त बल मिला। वस्तुतः लक्ष्य से अधिक विनिवेश हुआ, लेकिन 9वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ वर्ष में इस कार्य को भारी आघात लगा। भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक अस्थिरता, निवेशकों को सुरक्षा की गारंटी का प्रभाव और आंतरिक ग्रामीण हिंसा, आतंकवाद और उग्रवाद की बढ़ती गतिविधियों का प्रतिकूल प्रभाव विनिवेश के कार्य पर रहा है। 2001-2002 वित्तीय वर्ष के लिए 20,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य था, जिसके 10,000 सिर्फ विमानन सेवा में है। लेकिन प्रथमतः सिंगापुर एयरलाइंस बाद में टाटा प्रबंध द्वारा विनिवेश में भागीदार लेने से परहेज करने पर विनिवेश कार्यक्रम को अभूतपूर्व धक्का लगा।
विनिवेश की नीति कहाँ तक भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा, यह आने वाले वर्षों में ही पता चलेगा। लेकिन इस नीति के आलोचकों के अनुसार और मुख्यतः समाजवादी मार्क्सवादी दृष्टिकोण रखने वाले के अनुसार भारत की सामाजिक न्याय और भारत के विकास लक्ष्यों की पूर्ति में बाधक साबित हो सकता है। वस्तुतः विनिवेश के पूर्व सार्वजनिक संपत्ति का सही मूल्यांकन आवश्यक है। वेलाडिला लॉ अयस्क खदान और बाल्को कारखाने के विनिवेश नीति से स्पष्ट है कि सार्वजनिक उद्योगों में लगी पूंजी का पुनः विकास संदेहास्पद है, क्योंकि विदेश निवेश करने वाले कंपनियों का मूल उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऐसी स्थिति में विनिवेश की नीति को अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी बनाने की जरूरत है। विनिवेश करने वाली कंपनियों को इस शर्त का पालन आवश्यक है कि निजीकरण के बाद इस क्षेत्र में छंटनी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रादेशिक प्रारूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उनकी पूंजी का लागत मुख्यतः उन्हीं राज्यों और शहरों और केंद्रशासित प्रदेश में है जहां पूर्व से ही औद्योगिक विकास हो चुका है। उदारीकरण का मूल उद्देश्य यह था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों और प्रदेशों में होगा। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा भी कई प्रकार की विशेष छूट दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अधिकतर निवेश दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में हुआ है। इन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भारत के कुल निवेश का 47.5% भाग का निवेश हुआ है। इसके विपरीत दक्षिण भारत के केरल राज्यों में मात्र 0.32% निवेश है। हरियाणा और पंजाब जैसे विकसित राज्यों में यह निवेश मात्र 1.4 और 2.5% है। पूर्वोत्तर भारत में कुल निवेश मात्र 0.3% हुआ है। इन 7 राज्यों में निवेश केरल के समान है, जबकि पूर्वोत्तर भारत सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है। नीचे की तालिका में भारत के कुछ राज्यों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश प्रारूप को दिखाया गया है। अप्रैल 1991 नवंबर 1991 के बीच निवेश का प्रतिशत: पहला दिल्ली है 14.4%, दूसरा महाराष्ट्र है 13.3%, तीसरा कर्नाटक है 7.6%, चौथा तमिलनाडु है 6.7%, पाँचवा गुजरात है 5.3%, छठा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 4.5%, सातवां आंध्र प्रदेश 4.1%, आठवां उड़ीसा 3.8%, नौवां पश्चिम बंगाल 3.7%। ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का लाभ पश्चिम भारत के 2 राज्य, दक्षिण भारत के 2 राज्य और उत्तर में एक केंद्रशासित प्रदेश की है। भारत का मैदानी भाग, हरित क्रांति प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत में खनिज संपदा में कमी, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एक मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश की अत्यंत ही धीमी है। उदारीकरण के बावजूद विदेशी कंपनियों का पर्याप्त निवेश न होना भारत जैसे संसाधन संपन्न, बाजार संपन्न तथा सस्ते श्रमिकों के देश में यह गंभीर चिंता का विषय है। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिस्पर्धा में भारतीय अर्थव्यवस्था का भूमंडलीकरण आवश्यक है और यह तभी संभव है जब भारत में विदेशी कंपनियों के निवेश में वृद्धि हो। साथ ही यह भी जरूरी है कि निवेश आर्थिक एवं औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में ही हो। दूसरी आवश्यकता यह है कि निवेश की दिशा भारी उद्योग, आधारभूत उद्योग और आधारभूत संरचनात्मक उद्योग में हो। उपभोक्ता उद्योगों तथा फुटलूस उद्योगों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बढ़ते निवेश से भारत जैसे विशाल जनसंख्या और वृहत क्षेत्रफल के देश में मूलभूत आर्थिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। अतः आने वाले पंचवर्षीय योजनाओं में यह गति आवश्यक है कि विनिवेश और निवेश के लिए अनुकूल राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाए।